उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी गाइज। वैसे तो उमस बहुत है आज गाइज मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। गाइज उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गाइज संभवतः आप सभी का एग्ज़ाम के डेट आने वाले ही हैं। जब भी आ जाएं एग्ज़ाम के डेट, इसलिए आप लोग जो पढ़ाई में नहीं लगे हों पढ़ाई में लग जाइए आप सब। ऐसा ना हो एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो आपको दोहराने का समय ना मिले। और अगर पहले से पहले पढ़े हुए हैं, आप तैयारी किए हुए हैं, तो एग्ज़ाम का डेट जब आ जाता है तो एक बार आप दोहरा लेते हैं तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो जब फिर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आपको यही लगेगा अरे अभी तो ये चैप्टर बाकी, ये थिंकर बाकी है, ये जो है ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरा छूट जा रहा है, रिसर्च का क्वेश्चन छूट जा रहा है, यहाँ से भारतीय समाजशास्त्रियों का क्वेश्चन छूट जा रहा है। यदि आप पहले से पढ़े हैं, एग्ज़ाम का डेट आ गया तो आपको जो है कुछ उसमें करना नहीं रहता है बहुत, केवल आप रिवीजन करके जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं और आप अपने लिए एक सीट जो है अपनी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद सुनिश्चित कर लेते हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर खुशियाँ कितनी मिलती हैं इसको बयां ही नहीं किया जा सकता है। तो गाइज मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। ये आप सब जो हमें देखते हैं, जो आप सभी का प्यारा सहयोग मिलता है, इसके लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज आप सब जान रहे हैं मैं आप सभी के लिए पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका ये एमपी सेट है, डीएसएसबी है, चाहे आप राजस्थान हो, बीपीएससी है, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हैं, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं तो ये जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ, तो आप जितने भी हमारे कंपटीटर हैं उन सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला रहती है एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स इसको आप लोग मिस मत किया करिए, ज़रूर देख लिया करिए। क्या पता ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं यहीं से क्वेश्चन बनकर आ जाएं और आप बाद में इसको ना पढ़े हो, ना देखे हो, आपको पश्चाताप हो, तो ऐसा ना हो। आइए गाइज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं अपने मुख्य प्रश्नोत्तरों पर और देखते हैं आज आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर क्या है। गाइज एक बार मैं फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं सोशियोलॉजी की क्लास में। मैं पुजारी आर्य। आइए देखते हैं आप सभी का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 1 है आप सभी का, आप सभी के लिए। देखते हैं क्या कह रहा है गाइज। ये है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कथन और कारण का प्रश्न है। तो ये कह रहा है कथन ए आप सभी का, वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसका कारण यार जो है कह रहा परिस्थिति के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं उत्तरदायी होते हैं। इसका आप लोग अच्छे से प्रश्न देखेंगे तो ही समझ पाएंगे इसका कथन और कारण जब देखेंगे। तो इसका आप देखिए आपका ये क्या कह रहा है। कथन वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है, ये आपका कह रहा है। और आपका ये कह रहा है कारण जो ये आर है, परिस्थिति के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन ए कह रहा है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ये कह रहा है ए सही, आपका कह रहा है ए सही आर गलत और ए गलत आर सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा प्रश्न नंबर 1 का, क्योंकि आप देखते होंगे चाहे अब पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन हो या यूजीसी नेट जेआरएफ में हो,
ज़्यादातर प्रश्न आपका कथन और कारण से ही पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आप देखेंगे, जो कथन आप देख रहे हैं और कारण देख रहे हैं, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है इसका, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि आप देखिए, परिस्थिति के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस प्रकार आपका आंसर इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैश्विक चेतना का जो कारण विश्व एक दूसरे आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैश्वीकरण जो है से पर्यावरणीय पर नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा है वैश्वीकरण से, ध्यान दीजिएगा। और वैश्वीकरण के अंतर्गत जो वैश्विक चेतना द्वारा व्यक्ति अपना सतत विकास करता है और अपने विचार विकसित करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। ये तो इस कारण जो है आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप जानते हैं जीव जंतु वनस्पति जलवायु के साथ साथ भौतिक पर्यावरण का क्रियाकलाप भी इसमें शामिल है, और इसलिए पर्यावरण को हम सब मतलब प्रभावित करते हैं वैश्वीकरण। और पारिस्थितिकी के प्रति हमारे जो क्रियाकलाप हैं जो हमारे लिए पसंदीदा उत्तरदायी हैं, तो ये मेन कारण है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण जैसे प्लास्टिक का उपयोग जो है हम लोग बहुत तय करते हैं आज के समय में, और आज पर्यावरण के लिए ये एक समस्या बन गई है। क्या? प्लास्टिक जो है हर जगह आप जान ही रहे, प्लास्टिक जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप उसको जलाते हैं, वो करते हैं, वो जल्दी तो सड़ता गलता है नहीं, तो जलाने में कितना जो है प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार जो है पर्यावरण बन गई है। इसके विपरीत हम लोग अगर समाज में कागज़ जूट थैले का उपयोग करें तो इससे बचा भी जा सकता है, जागरूकता भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो हो जाएगा ये है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का आंसर ये है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 आप सभी के लिए ये क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है, एक समान स्तर यथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के बीच विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए ये होमोगेमी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है हेटेरोगेमी, ऑप्शन सी कह रहा है सिनोगेमी, ऑप्शन डी कह रहा है लव मैरिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए, क्योंकि प्रश्न पहले देख लीजिए ध्यान से। एक समान स्तर यथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के बीच विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका आंसर है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ये हो जाएगा ऑप्शन ए होमोगेमी, क्योंकि ये कह रहा है एक समान स्तर यथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के बीच विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो होमोगेमी के नाम से जाना जाता है। तो होमोगेमी क्या है आपका? ये जो है होमोगेमी क्या है? ये होमोगेमी एक समान स्तर तथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के बीच विवाह को होमोगेमी कहते हैं। और जो आपका ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ये हेटेरोगेमी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असमान स्तर के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध को हेटेरोगेमी कहलाता है। ये आपका जब असमानों के बीच विवाह होता है तो इसको हेटेरोगेमी कहते हैं। समान स्तर में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं तो इसको आपको होमोगेमी कहते हैं। ये सिनोगेमी क्या होता है? सिनोगेमी जो होता है आपका विवाह का एक जो है दुर्लभ स्वरूप है, जिसमें दो या दो से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। मतलब एक पुरुष कई लोगों के साथ विवाह कर सकता है या एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह का है जो है कर सकता है। इसको सिनोगेमी के नाम से
जाना जाता है। और आपका ये ऑप्शन डी लास्ट वाला है लव मैरिज। तो लव मैरिज क्या है फ्रेंड, तो आप सब जानते हैं इसको जो है आधुनिक समय में प्रेम विवाह कहा जाता है और आजकल में इसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। अपनी मनपसंद से अगर आप शादी विवाह करते हैं बगैर जाति धर्म को देखे हुए तो इसको आप गंधर्व विवाह कहा जाता था और आज के समय में प्रेम विवाह कहा जाता है। हालांकि अगर आप अपने माँ बाप के सहयोग से, माँ बाप के सहमत से अगर लव मैरिज या प्रेम विवाह करते हैं तो बहुत बुरा नहीं है। फिलहाल अपने सबके राय से, विचार विमर्श से, सहयोग से, अपने घर परिवार के सहयोग से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर आपका 2 ये कह रहा है, ये भी कथन और कारण है। ये अभिकथन ए कह रहा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये अभिकथन ए कह रहा है समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण और सापेक्ष निर्भरता के बीच भेद करते हैं। कारण आर कह रहा आपका विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं से पूर्ण निर्भरता दुर्लभ पाई जाती है। कहाँ पे? विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं से पूर्ण निर्भरता दुर्लभ पाई जाती है। आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए दे रहा ए आर दोनों सही नहीं है और ए आर दोनों सही है। ए सही आर गलत और आर गलत ए सही है, ये ऑप्शन दे रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, तो आप सभी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपका आंसर ये बी हो जाएगा। इसका ए आर दोनों सही है, क्योंकि आप अगर आंसर देखेंगे ये कह रहा समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण और सापेक्ष निर्भरता के बीच भेद करते हैं, ये तो सही है। और विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं से पूर्ण निर्भरता दुर्लभ पाई जाती है, ये भी सही है। क्योंकि आप देखिए समाजशास्त्र के अंतर्गत गरीबी को निरपेक्ष और सापेक्ष 2 रूपों में परिभाषित किया जाता है समाजशास्त्रीय रूप से। तो निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है, यानी वो अपनी ज़िंदगी कठिन परिस्थितियों से काटता है, उसके पास पूरी सुविधाओं का अभाव होता है, पूरी सुविधाएं नहीं होता है। और सापेक्ष निर्भरता जो होती है, आप इसमें एक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों की तुलना में संसाधनों के अभाव की स्थिति देखा जाता है। तो विकासशील देशों में जो आपके विकासशील देश हैं, जैसे हम लोग विकासशील देश में ही हैं, भारत एक विकासशील देश है ना कि विकसित देश है, ये आप सभी को पता ही होगा। विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से निर्भरता दुर्लभता पाई जाती है, क्योंकि विकासशील देश अपने इस कल्याणकारी व्यवस्था से पूर्ण गरीबी वाले व्यक्ति या समूह के आधारभूत जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रयास करते हैं कल्याणकारी योजनाओं के तहत। तो इस कल्याणकारी व्यवस्था से व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो संसाधन हैं उनको पूर्ति की जाती है। जब आप एग्जाम्पल इस समय आज के समय देख लीजिए, सरकारें जो आपको भारत सरकार, हमारी सरकारें राशन का कार्ड योजना चलाती हैं और बाकी राशन वगैरह जो मुफ्त दे रही हैं, तो ये इसी के आधार पे होता है। तो स्पष्ट है आपका जो है विकल्प ये सही है, आपका विकल्प भी सही है, क्योंकि आर की व्याख्या आपका दोनों सही है। व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व यहाँ केवल सापेक्ष निर्धनता की व्यवस्था की गई विकासशील देशों द्वारा, इसलिए आपका विकल्प ये सही है। ए आर दोनों सही है आपका, लेकिन इसकी जो है ए आर दोनों अगर यहीं लिखा होता क्या या इसकी व्याख्या सही करता है ये निवेदन, तो ये व्याख्या एक दूसरे का सही नहीं करते हैं। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करते, इसलिए ऑप्शन में देखिए कहीं व्याख्या शब्द का जिक्र ही नहीं किया है इसमें, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 आप सभी के लिए क्या कह रहा। ये कह रहा कथन ए, ये भी कारण और कथन का ही प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 को ये कह रहा है कथन ए, पूर्व ग्रह एक चीज़ है, कह रहा पूर्व ग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है।
पूर्व ग्रह नहीं, ये फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूर्वाग्रह है। ये कथन ये जो कह रहा है ये पूर्वाग्रह है, भेदभाव कुछ और है। तो आर कारण है, ये आर कह रहा है आपका कारण, आर कह रहा ये आपका कारण आर कि पूर्वाग्रह विश्वास का विषय है, विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। तो ये कह रहा आपका, और आंसर आपका ऑप्शन ए दे रहा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है दोनों में से कोई नहीं सही है, और डी कह रहा है वैसे आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 4 का, क्योंकि प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न कह रहा पूर्वाग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है। और पूर्वाग्रह विश्वास का ये कारण आर कह रहा पूर्वाग्रह विश्वास का विषय है, विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। तो आपका आंसर इसमें इसका ए हो जाएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपका, ये आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये आंसर ये आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है आप देखिए पूर्वाग्रह विश्वास का विषय, विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। क्योंकि पूर्वाग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है। इस हिसाब से, क्योंकि आप देखिएगा, समझिए इसको थोड़ा सा। भेदभाव का तात्पर्य अन्यायपूर्ण बर्ताव से है। आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो एक तरह से उसके साथ अन्याय ही करते हैं। तो भेदभाव का तात्पर्य जो होता है अन्यायपूर्ण से, जहाँ पूर्वाग्रह का संबंध निर्णय और मनोवृत्ति से होता है, इसका आपकी डिसीजन मेकिंग। वहीं भेदभाव का वह जो है व्यवहार और क्रियाओं को इंगित करता है, आप किस प्रकार की क्रिया उसके साथ क्या कर रहे हैं, किस प्रकार। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपराधी व्यक्ति का अध्ययन करना चाहता है या कर रहा है तो गरीब लोग तो ये उसके दिमाग में अगर पहले से है यानी पूर्वाग्रह है कि गरीब लोग अधिक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो अगर ये धारणा या पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है तो जब वो इसका अध्ययन करेगा, सर्वे करेगा, तो सर्वे सही थोड़ी करेगा, क्योंकि वो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, गरीब अपराधी अधिक होते हैं। तो वो जो सर्वे करेगा तो उसके दिमाग में यही रहेगा, वो सर्वे में यही रिपोर्टिंग करेगा, गरीब लोग जो अपराधी अधिक होते हैं। इसी को पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति को माना। तो जो अध्ययन करता आपका है वो इसकी मनोवृत्ति इस बात पर आधारित है कि गरीब लोग ज़्यादा अपराधी होते हैं। भेदभाव का अर्थ है जब गरीब लोगों को उसके साथ अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाना है या एक व्यवहार है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता आपका जो है ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं हम आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर आपका ये 5, प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल कहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल कहा है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी है हट्टन, ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है समनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल किसने कहा है। तो आप लोग बताइएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मनु है इसके अंदर। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल मनु ने कहा है, ना कि आपके के एम कपाड़िया, हट्टन और समनर केलर ने कहा है। ये मनु ने कहा है कि इस प्रकार प्रतिलोम विवाह क्या होता है पहले आप तो ये जान लीजिए, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसको यदि आप रिपीट कर लेंगे तो ध्यान में बना रहेगा। इस प्रकार के विवाह में जो है प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण या जात या उपजात या उच्च कुल से होती है, ठीक है, जबकि लड़का जो आपका होता है वो निम्न वर्ण या जात या उपजात से होता है, यानी नीची जात का होता है, छोटी जात से होता है। जो आपके ये के एम कबाड़िया हैं, इसमें आप ऑप्शन में देखिए
के.एम. कपाड़िया, तो इनकी क्या अवधारणा है इसके प्रति ये कहते हैं के.एम. कपाड़िया, ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये के.एम. कपाड़िया की अवधारणा है, ये इनकी थिंकिंग या परिभाषा है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान की कोई जात नहीं होती है। ये कहते हैं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान की कोई जात नहीं होती है, और हिंदू शास्त्रों ने इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध ही नहीं माना है, बल्कि इसका विरोध भी किया है। पूर्व काल में आप देखे होंगे, जो मनु के समय की बात है, प्रतिलोम विवाह के जो है एकदम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था और इसका विरोध भी किया जाता था। प्रतिलोम विवाह को, जो आपकी ये हट्टन है, आपका ऑप्शन ये हट्टन है, ऑप्शन बी। हट्टन क्या कहते हैं प्रतिलोम विवाह के बारे में? हट्टन का मानना है कि प्रतिलोम विवाह पर इस कारण भी निषेध रहा क्योंकि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को ना तो जो है मातृपक्ष यानी माता पक्ष के लोग और ना ही पितृपक्ष यानी पिता पक्ष के लोग इसमें संपत्ति देते थे, मतलब दोनों पक्ष से इनको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाता था। इस कारण इसका इन्होंने विरोध किया है। इनका कहना है, विरोध नहीं, इनका कहना है, इनकी अवधारणा है कि जो है इस प्रकार के विवाह होने से जो पुत्र प्राप्त होती थी, पुत्र या पुत्री, उसको जो है ना तो माता के पक्ष से ना तो पिता के पक्ष से धन संपत्ति में कोई अधिकार मिलता था, ना तो दिया जाता था। इसलिए ऐसे विवाह को नहीं किया जाना चाहिए। और आपके ये जो है मनु है, ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने आपके चंडाल कहा है। इसी कारण इस कारण प्रतिलोम विवाह की संख्या हमारे यहाँ पहले तो न्यूनतम यानी बहुत कम पाई जाती थी समाज में, हमारे यहाँ क्या पूरे समाज में। इसलिए और जो हमारा ये आज़ादी के बाद जब संवैधानिक रूप से संविधान गठन हुआ है, तो हिंदू विवाह को वैधता अधिनियम 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा अनुलोम व प्रतिलोम विवाह दोनों ही को वैध मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? वैध, मतलब कानूनी रूप से ऐसे विवाह को जो है वैधता प्राप्त है। कैसे विवाह को? प्रतिलोम विवाह को। ये जो प्रतिलोम विवाह इसको वैध माना गया है आज के समय में। तो आपके जो ये समनर और केलर हैं, एक ये ऑप्शन डी, इसमें समनर और केलर भी हैं। इनका क्या मानना है? ये क्या है विवाह के प्रति इनकी क्या धारणा है? ये देखिए, जो इनका मानना है, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ये कहते हैं अंतर विवाह रूढ़वादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतवादी है। समनर विवाह के बारे में कहते हैं जो अंतर विवाह होता है वो रूढ़वादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतवादी है। आप नोट कर लीजिएगा कि समनर के अनुसार जो अंतर विवाह को रूढ़वादी और बहिर्विवाह को प्रगतवादी कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 6 ये कह रहा है सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, तो आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रघटना विज्ञान, और ऑप्शन बी आपका है ये सामाजिक मानचित्रण, ऑप्शन सी है निर्जात विज्ञान, ऑप्शन डी है महामारी विज्ञान। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा, जो सहभागी अवलोकन है या साक्षात्कार प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का आंसर, क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तर नंबर 6 है ये आप देखे होंगे, इस तरह का प्रश्न ये आपके रिसर्च में पूछा जाता है सहभागी अवलोकन का प्रश्न जो है। तो इसका आंसर आपका 6 का हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सहभागी अवलोकन जो कह रहा प्रश्न नंबर, इसका सी आंसर है। ये आपका निर्जात विज्ञान, ऑप्शन सी निर्जात विज्ञान कहा जाता सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार विज्ञान को, क्योंकि आप ये जो ऑप्शन दिया है प्रघटना विज्ञान, देखिएगा
ये प्रघटना विज्ञान क्या है, आपका ये प्रघटना विज्ञान क्या है। तो इस विधि का प्रयोग दार्शनिक अनुसंधान में होता है। इस शब्द का प्रयोग जो है आपका प्रघटना विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके एडमंड हर्शल ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है क्या है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी में किया है। प्रघटना विज्ञान का प्रयोग एडमंड हर्शल ने अपनी पुस्तक है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी में किया है। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यह विधि प्रकृति से व्याप्त संरचनाओं और संबंधों को समझने के लिए निरीक्षण, वितरण, वर्गीकरण के तकनीकों का प्रयोग करती है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये क्या प्रघटना विज्ञान क्या है। और ये आपका जो है ये जो सामाजिक ऑप्शन बी देखिए है क्या कह रहा है, सामाजिक मानचित्रण। सामाजिक मानचित्रण एक सामाजिक नेटवर्क का एक दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में है, क्योंकि सामाजिक मानचित्रण घरों की सापेक्ष स्थित विभिन्न लोगों जैसे आपके पुरुष, महिला, बच्चे, वयस्क, साक्षात्कार, निरक्षर और भूमिहीन, भूमिहर का वितरण को दिखाने का एक दृश्य तरीका है। ये सामाजिक मानचित्रण के तहत जो है इसको अलग अलग कॉलम में व्यवस्थित रूप से दर्शाया जाता है। इसको आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 7। ये कह रहा है आपका इमाइल दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है। किसके अनुसार, इमाइल दुर्खीम आपके हैं जो है, इनके अनुसार कह रहा है अप्रत्यक्ष प्रयोग है। तो डॉट डॉट में क्या है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी है आंशिक विधि, ऑप्शन डी है तुलनात्मक विधि। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो ये जो आपकी इमाइल दुर्खीम के अनुसार है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग तुलनात्मक विधि होगा। आपका ऑप्शन ये डी है, अप्रत्यक्ष प्रयोग जो है तुलनात्मक विधि हो जाएगा, क्योंकि आपके इमाइल दुर्खीम ने के अनुसार समाजशास्त्र केवल एक सैद्धांतिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह है जीवन के व्यवहारिक तथ्यों के साथ सरल एवं सहज रूप से जुड़ा हुआ है। तो दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीय तरीकों के नियमों में समाजशास्त्र के विज्ञान के लिए विशिष्ट विषय वस्तु और वित्त की स्थापना के लिए निर्धारित किया है। इनको माना जाता है, क्योंकि दुर्खीम आप जो है समाजशास्त्रीय नियम के 5 नियमों का प्रतिपादन किया है इन्होंने। आपके इमाइल दुर्खीम है ये, इन्होंने 5 प्रकार के जो है किया है, क्या समान नियमों के प्रतिपादन किया है। नंबर 1 है, आप नोट कर लीजिएगा इनके 5 नियम में। नंबर 1 आपका हो जाता है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, और नंबर 2 इन्होंने जो बता रखा है समान और पैथोलॉजिकल नियम, यानी कि सामाजिक तत्वों के बीच अंतर करने के जो नियम है ये कहते हैं जो पैथोलॉजिकल नियम। और तीसरा इन्होंने बता रखा आपको, ये इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए नियम ये, और इन्होंने चौथा जो आपका बताया है समाजों को वर्गीकृत करने के लिए नियम या प्रकार या प्रजाति का निर्माण करना। और लास्ट ये जो आपका 5वां नियम इन्होंने बता रखा है, ये कहते हैं समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरणों के लिए जो है स्पष्टीकरणों को परीक्षण के लिए जाना जाता है। ये परीक्षण के नियम, ये समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण परीक्षण के लिए दुर्खीम के अनुसार जो है एकमात्र विकल्प अप्रत्यक्ष प्रयोग इन्होंने मानना है तुलनात्मक विधि रूप से। तुलनात्मक विधि दुर्खीम द्वारा वर्णित जो है एक परिभाषित सामाजिक तत्वों के कृत्रिम रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये दुर्खीम तत्व, दुर्खीम के अनुसार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग एकमात्र विकल्प है जो समाजशास्त्र के पास है। तुलनात्मक विधि से सबसे बड़ा कठोर सूत्रीकरण 17वीं रूपांतरों की पद्धति पर आधारित है। ये आपके इमाइल दुर्खीम कहते हैं। ये सूत्रीकरण सहवर्ती रूपांतरों 17वीं सहवर्ती रूपांतरों के लिए तुलनात्मक विधि को सबसे कठोर नियम सूत्रीकरण ये मानते हैं आपके इमाइल दुर्खीम। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसने अपने समाजशास्त्रीय, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसने
अपने समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? तो आपका ऑप्शन ए है रिटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है सी राइस मिल्स, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी है जीन्स वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये बी, सी राइस मिल जो हैं इन्होंने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है। क्योंकि जो सी राइस मिल आपके हैं ये सन 1916 और 1962 के बीच समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है इन्होंने, सी राइस मिल ने। सी राइस मिल के काम का प्रमुख केंद्र जो माना जाता है वो इनका अध्ययन सामाजिक असमानता, अभिजात वर्ग की शक्ति और समाज के नियंत्रण और घटते मध्यम वर्ग व्यक्तियों और समाज के बीच संबंध और सामाजिक दृष्टिकोण के जो एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ऐतिहासिक उपागम को ये महत्व मानते हैं और इसका महत्व देते हैं। तो इसलिए सी राइस मिल को आप नोट कर लिए, जो है राइस मिल्स को समाजशास्त्र का एक शिल्प कहा जाता है। यानी शिल्प किसका? राइस मिल को ये पूछा जा सकता है प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राइस मिल को समाजशास्त्र का एक शिल्प कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर, कांट के दर्शन के संदर्भ में, ये कांट आपके हैं, प्रश्न नंबर 9 जो है कह रहा है ये कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? तो आपका ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी एंजल्स, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी है वेबर आपका। तो ये कांट जो आपके, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है, इसका आंसर हीगल। कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन सी हीगल है आपके, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी हीगल ने प्रयोग किया। क्यों? इमानुअल जो है आपके इमानुअल कांट हैं, इमानुअल कांट हैं के दर्शन के संदर्भ में आपकी ये जो एक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, इनका पूरा है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल ने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है आपके। और हेगल ने दर्शन के विचार में अपने जर्मनी के अन्य विद्वान जैसे इमानुएल कांट, शेलिंग एवं फिक्टे के विचारों से अधिक प्रभावित थे और कुछ विचारों को में हेगल इमानुएल कांट से अंतर पाए जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 था आपका। और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपको देखते हैं। ये 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? सुव्यवस्थित रूप से लिया है। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी रिटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगमर्टन यानी आर्किमर्टन, नंबर डी है ये ऑप्शन डी है टॉम बोटो मोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 10 का, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये रॉबर्ट किंगमर्टन है, ऑप्शन सी, इसका आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगमर्टन आप प्रश्न नंबर 10 का। क्योंकि आप देखिए जो आपके आर.के. मार्टन है, ये विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से इन्होंने लिया है, जाने जाते हैं। आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फाल्सिफियाबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ये कह रहा है ये समाज विज्ञान के संदर्भ में फाल्सिफाइबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए थॉमस कुहन, ऑप्शन बी जॉर्ज रिट्जर, ऑप्शन सी विलियम जे गुडे, ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। तो किसने किया है इसका प्रश्न नंबर 11 का आंसर? तो ये आपका जो है
ऑप्शन डी है कार्ल पॉपर, इन्होंने किया है। ये फाल्सिफाइबिलिटी का प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके कार्ल पॉपर ने किया है। क्योंकि फाल्सिफिएबिलिटी का अर्थ जो आप जान लीजिए, ना जानते इसका मतलब होता है, फाल्सिफाइबिलिटी का अर्थ है मिथ्या सिद्धिकरण। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर पॉपर ने किया है। मिथ्या सिद्धिकरण यानी फाल्सिफिएबिलिटी का प्रयोग जो आपके ये पॉपर हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक और प्रोफेसर रहे हैं। पॉपर का कहना है कि विज्ञान अटकलों का विषय है जिसमें मिथ्या सिद्धिकरण और खंडन का बोलबाला होता है। एक सिद्धांत की वैज्ञानिक परिस्थिति इसके मिथ्या सिद्ध होने या खंडन के योग्य होने या परीक्षण होने की पर निर्भर करता है। ऐसा सिद्धांत किसी संकल्पनीय घटना से खंडन नहीं किया जा सकता, या आपके पॉपर के अनुसार माना जाता है, जो कहते हैं ये एक अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए चुनौती यह नहीं कि विद्यमान सिद्धांत की पुष्टि सत्यापन हो, बल्कि क्या है कि उसका मिथ्या सिद्धिकरण या खंडन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। क्योंकि पॉपर एक हठधर्मी विचारधारा की आलोचनात्मक और तर्क दिया है कि विज्ञान केवल खुली या मुक्त असंसित के साथ ही प्रगति कर सकता है, जिसमें हमें उसकी खंडितना और मिथ्या सिद्धिकरण की उद्वेग को बढ़ावा देना होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 आप सबके लिए ये क्या कह रहा है। वाद विवाद में भाष्य विज्ञान, किसमें? वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद के अन्य किससे संबंधित है? प्रश्न 12 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए दिया है यथार्थवाद, ये कह रहा है ये पक्षधर बताता है। ऑप्शन बी यथार्थवाद विरोधी है। ऑप्शन सी कहता है पूर्व यथार्थवाद है। ऑप्शन डी कहता है संपूर्ण यथार्थवाद है। तो इसका आंसर जो आपका है, ध्यान दीजिएगा आप सब, यथार्थवाद विरोधी, यानी कि ये ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी यथार्थवाद विरोधी, क्योंकि वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है? ये यथार्थवाद विरोधी से संबंधित है। क्योंकि आपके जो भाष्य विज्ञान है को हिमोनेटिक व्याख्या की एक कला माना जाता है, या सिद्धांत और व्याख्या की एक ऐसी पद्धति है भाष्य विज्ञान जिसमें सामाजिक वास्तविकता को विवेचना और विश्लेषण के द्वारा समझा जा सकता है। विश्लेषण व्यक्ति को किसी भी सामाजिक तत्व को गहराई से समझने में सक्षम बनाता है। यदि आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ को समझने में गहराई से आपको लिए उसमें सक्षम बनाता है। समझ और व्यवस्थित व्याख्या प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया मतलब बातचीत करने से, एक दूसरे से समझ व्यवस्थित व्याख्या प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। ये भाष्य विज्ञान के यथार्थवाद से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका ये 13 कह रहा है कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है? किसने? कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया है किसी द्वारा समय विज्ञान पर होता है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रतिमान यानी पैराडाइम, ऑप्शन बी है नमूना, ऑप्शन सी उपागम, ऑप्शन डी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 13 का तो इसका आंसर ऑप्शन ये ए हो जाएगा आपका प्रतिमान पैराडाइम, इसका आंसर है आपका। कुहन के ने कह रहा किस शब्द के द्वारा बताया किसी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिमान बताया इन्होंने, पैराडाइम को बताया है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रतिमान बदलाव के माध्यम से जाने से पहले तब तक स्थिर रहता है जब तक वर्तमान सिद्धांत कुछ घटना की व्याख्या नहीं कर सकते और कोई एक नया सिद्धांत प्रस्तावित नहीं हो सकता है। ये थॉमस कुहन के अनुसार आपके विज्ञान की सत्य और धीरे धीरे विकसित नहीं होता, विज्ञान के पास एक प्रतिमान है। ये थॉमस कुहन कहते हैं आप।
वर्तमान एक सार्वभौमिक रूप से पहचानी जाने वाली वैज्ञानिक उपलब्धि है जो वैज्ञानिक को मॉडल समस्याएं समाधान की स्थिति प्रदान करती है। उसके उपाय बताती है आपके थॉमस कुहन का है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या। प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा यानी 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई। कह रहा क्या नहीं लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा ये जो पुस्तक है, तो इसमें पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक है आप देखिएगा। ऑप्शन ए है इसका इंडिया चेंजिंग विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेज। ऑप्शन बी है इंडियाज विलेजेस। ऑप्शन सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन डी है द रिमेम्बर्ड विलेज। तो इसमें आंसर प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जा रहा है, क्योंकि इंडिया चेंजिंग विलेज ये ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन ए है इंडिया चेंजिंग विलेज। ये जो है पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिखा गया है, ये पहला ऑप्शन। बाकी आपका ऑप्शन ये जो है बी है इंडियाज विलेजेज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द रिमेम्बर्ड विलेज, ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखी बुक है कि और इंडिया चेंजिंग जो है चेंजिंग विलेज है ये आपका, ये किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है। अगर ये इनकी नहीं है तो यह पुस्तक आप ध्यान दीजिए एस.सी. दुबे का है। इंडिया चेंजिंग विलेजेज ये एस.सी. दुबे का है, यानी कि श्यामाचरण दुबे का है ये पुस्तक आपके एस.सी. दुबे का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। और इनकी जो है आपके एम.एन. श्रीनिवास हैं, इन्होंने अनेकों बुक लिखी हैं जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एम.एन. श्रीनिवास का जो पूरा नाम नरसिंहाचार्य श्रीनिवास है जो है मशहूर नरसिंह श्रीनिवास, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कापी पेन उम्मीद करता हूँ आप लेके बैठे ही होंगे। जो सारी बुक तो नहीं नोट किया जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 इनकी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। इस पुस्तक को इन्होंने सन 1942 में लिखा है, नोट कर लीजिएगा। पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगली बुक है इनकी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, सन 1952 में लिखा है। ये बुक्स आपका जो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मिलान के क्वेश्चनों में अक्सर आता है। ये अमंग द कोर्स बुक इनकी जो है, इसको स्पेशली आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ये बुक सन 1952 में इन्होंने लिखा है। और बाकी आप ये अगली बुक है इनकी नंबर 3 इंडियाज विलेजेज, ये अभी आपने देख ही लिया, 1955 में लिखा, सन डाल लीजिएगा। अगली बुक है इनकी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, 1962 में। ये भी प्रश्न जो है मिलान में पूछा जाता है, खासकर जो आपके सारे एग्जाम में पूछा जाए। ऐसा ना सोचिए कि ये पीजीटी में पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट ये सभी में आया है। आप अगर पेपर सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों को खुद पता होगा, ये सभी में पूछा गया है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया अदर एसेज 1962 में लिखे हैं। ये आपके एम.एन. श्रीनिवास की सारी बुक्स हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, मशहूर नरसिंह श्रीनिवास की बुक्स हैं। अगली बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1963 में लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और ये अभी जो आपका पूछा गया है द रिमेम्बर्ड विलेज, 1976 में लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली बुक इनकी है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, 1998 में लिखा है। और अगली बुक से इनकी विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, 1998 में लिखा है। ये भी प्रश्न जो है बराबर पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और अगली बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966। क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966। अगली बुक्स इनकी है, ये 10 नंबर बुक्स में बता रहा हूँ। अगली बुक्स इनकी द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज,
और इनकी अगली बुक्स है 11 नंबर, डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977। ये फ्रेंड्स बुक तो इनकी बहुत है, लेकिन इतनी बुक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस आप याद करके रखिए। ये बार बार एग्जाम में, परीक्षाओं में, चाहे आपका पीजीटी देते हो किसी भी स्टेट का पीजीटी, चाहे आप एमपी सेट हो, बिहार हो, डीएसएसबी यानी दिल्ली का हो, या यूपी पीजीटी हो, हर एग्ज़ाम में ये इनके जो बुक्स हैं, ये रचनाएँ हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आपका देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15, ये आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ये आपका 15 नंबर जो प्रश्न है, किसने कहा था कि आदिवासियों को हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए। क्या आत्मसातकरण, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, किया जाना चाहिए, किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन ए है वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी है जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये हो गए, सुरजीत सिन्हा हो गए, और ये डी निर्मल कुमार बोस, यानी इनके बोस कहा जाता है इनको। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किसने कहा आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए। ये प्रश्न आपके पीजीटी में 11 में पूछा जा चुका है। तो ये आपका सभी को आंसर पता होगा इसका। आपका ऑप्शन भी है गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा था। घुरिये ने कहा था 1900 जो है 1893 और 1983 के बीच में कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए। घुरिये की रुचि सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन में है, ये आप जान ही रहे हैं, अभी देखे हैं क्वेश्चन में। और सभ्यता के विकास के अध्ययन को ये तुलनात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं आपके जीएस घुरिये। इनकी जो एक पुस्तक है प्रजाति एवं जाति की भारतीय समाज के अध्ययन के, इस पुस्तक में मुख्य रूप से इन्होंने किया है। ये पुस्तक नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है घुरिये की पुस्तक। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बार बार पूछा जाता है। गोविंद सदाशिव घुरिये की पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये 16, ये क्या कह रहा आपका प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है क्लाउड लेवी स्टार्ट, ऑप्शन बी है जेपी मर्डॉक, ऑप्शन सी किंग्सली डेविस, ऑप्शन डी लुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 16 का आंसर आप सब बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। सत्रह हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, हाँ।